हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ज्ञान स्थली क्लासेस। गाइज, आज की भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन जो रिलेटेड है हमारे पीजीटी एजुकेशन के साथ और असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम होना है उसके साथ। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ नेट जेआरएफ में भी ये क्वेश्चन हेल्प कर सकते हैं क्योंकि पीजीटी एजुकेशन में फैक्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जो आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस में आकर के क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, बट ऐसा होता है कि ज़्यादातर वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसी तरीके के क्वेश्चन की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी ताकि आपकी जो तैयारी का अंतिम चरण जो है बहुत अच्छे से हो सके, क्योंकि क्वेश्चन से आप अपने आप को परख सकेंगे, अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में आपको कैसे आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो के साथ साथ या वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो है अधिगम, जिसमें परिणामों के फलस्वरूप ऐच्छिक व्यवहार सबल अथवा निर्बल हो जाता है, जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, परिणामों के फलस्वरूप जो आपका ऐच्छिक व्यवहार है वो सबल या निर्बल हो जाता है। लेकिन शास्त्रीय अनुबंधन में क्या होता है, अब इसको भी साथ ही साथ समझिए। शास्त्रीय अनुबंधन जो पैवलोव के द्वारा दिया गया था, इसमें अनकंडीशनल स्टिमुलस हमारे सामने आता है और उसको देख करके ही वो अनुक्रिया हमारी नेचुरल निकलती है। ठीक है, जो हमारी अनुक्रिया होती है या स्वाभाविक अनुक्रिया हम करते हैं किसको देख करके? अस्वाभाविक उद्दीपक को देख करके। प्रयत्न एवं भूल में क्या होता है, बालक या व्यक्ति अनेक प्रयत्न करता है, अनेक कोशिश करता है। ठीक है, उसके अनुरूप वो अधिगम करता है। ठीक है, जैसे अब साइकिल चलाना है तो बालक पहले गिरता है, ठीक है, फिर उसको धीरे धीरे वो उसके व्यवहार में आता है, प्रयत्न एवं भूल के माध्यम से वो सीखता है। और ये सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत क्या है? परिणामों के फलस्वरूप ऐच्छिक व्यवहार सबल अथवा निर्बल हो जाता है। तो ये इसके प्रतिपादक कौन है? बीएफ स्किनर, आपने पढ़ा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मापन का प्रथम तथा निम्नतम स्तर कौन सा है? क्रमित, नामित, अंतराल, अनुपात। ठीक है, तो हमें निम्नतम स्तर बताना है या फिर प्रथम स्तर बताना है। तो प्रथम स्तर क्या है, क्योंकि इसकी जो हायरार्की है नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, नामित, क्रमित, अनुपात और अंतराल और अनुपात। ठीक है, तो इसका जो प्रतिपादन किया था वो बीएफ एसएस स्टीवेंस ने, ठीक है, स्टीवेंस ने किया था। तो सबसे निम्नतम स्तर का कौन सा स्तर है? तो ये है हमारा नामित, जिसको हम लोग इंग्लिश में नॉमिनल स्केल कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्रम हमेशा याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और समझ लीजिए मैंडेटरी है यहाँ से क्वेश्चन आना। नॉमिनल स्केल, ठीक है, क्रमित को बोलेंगे हम ऑर्डिनल, और अंतराल इंटरवल एंड देन रेशियो। ठीक है, ये 4 स्तर है मापन के स्तर जो कि स्टीवेंस ने बताए थे। नामित स्तर पर किसी का वर्गीकरण केवल नाम मात्र के आधार पर, जैसे लड़का तथा लड़की, ये आपने 2 डिवीजन कर दिया। ऑर्डिनल पर एक क्रम होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक क्लासरूम में एक टेस्ट होता है जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन रहती है, तो इसमें एक क्रम होगा। ठीक है, अंतराल मापनी, जिसको हम लोग शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र की शाखा में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर जो शून्य होता है वो एब्सोल्यूट शून्य नहीं होता है, या फिर इसको हम जो शून्य होता है उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जो रेशियो स्केल होता है वहाँ पर शून्य की वैल्यू होती है। जैसे 0 kg, ठीक है, अगर कोई भार नहीं है तो 0 kg हम बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे आप अंतराल मापनी पे जो शून्य होगा, जैसे किसी का बुद्धि परीक्षण में 0 मार्क्स आता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल सक्षम नहीं है, बल्कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करने में वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया। हो सकता है कि वो अदर चीज़ में अच्छा कर सकता है, अदर क्वेश्चंस का अच्छे से सॉल्व कर सकता है। तो ये इसका डिस्कशन है, आप इसको समझ लीजिएगा, नामित, क्रमित, अंतराल और अनुपात को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इनमें से कौन शिक्षा का एक व्यक्तिक उद्देश्य नहीं है? तो ए शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, नागरिक रूप में विकास या सौंदर्य बोधात्मक विकास। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? नागरिक रूप में विकास। ये व्यक्तिक उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा उद्देश्य देश प्रेम की भावना के विकास से संबंधित है। ठीक है, बल्कि जो आपका शारीरिक, मानसिक और सौंदर्य बोधात्मक है वो आपका पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो दैट्स द राइट आंसर इज नागरिक रूप में विकास, या फिर सिटीजनशिप की जो भावना होती है उसका डेवलपमेंट देश प्रेम की भावना से रिलेटेड है।
शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स, वुंट, मॉरिसन या हर्बर्ट? तो इसका राइट ऑप्शन है हर्बर्ट। ठीक है, जॉन हर्बर्ट को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो ये फैक्ट का क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अधिगम के प्राथमिक नियम हैं अभ्यास, प्रभाव तथा तत्परता। बी ऑप्शन है प्रयोग, प्रेरणा, प्रभाव का नियम, तत्परता, प्रभाव तथा प्रेरणा का नियम, या डी है अभ्यास, प्रभाव तथा प्रेरणा का नियम। तो अधिगम के प्राथमिक नियम में जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था, उसमें 3 मेन नियम है, वो है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ठीक है, प्रेरणा का नियम इससे रिलेटेड नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारित किया गया है। अब इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कक्षा 4 क्लास 4 एंड 5th के विद्यार्थियों के लिए, मतलब इतना न्यूनतम अधिगम स्तर है। ठीक है, कम से कम इतना, ठीक है, मिनिमम लर्निंग लेवल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आईक्यू का प्रत्यय किसने दिया था? स्पीयरमैन, बिने, टर्मैन या फिर साइमन? तो बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि जिसको बोलते हैं हम लोग, आईक्यू जो है वो दिया था टर्मैन ने। ठीक है, ठीक है, इन्होंने एक फॉर्मूला बताया था बुद्धि लब्धि के मापन के लिए, जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, MA/CA। ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम आईक्यू किसी की भी बालक का निकाल सकते हैं। तो ये किसने दिया था? टर्मैन ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा शिक्षा एक 2 ध्रुवीय प्रक्रिया है? देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमें अक्सर कंफ्यूज करता है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है और 2 ध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा? तो 2 ध्रुवीय प्रक्रिया जो कहा है वो जॉन एडम्स ने कहा है। ठीक है, शिक्षा एक 2 ध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें पुस्तक की ज़रूरत नहीं है, छात्र और शिक्षक, ठीक है, पढ़ सकते हैं। शिक्षक छात्र को पढ़ा सकता है, केवल 2 लोगों की ज़रूरत होती है, एक छात्र की, एक शिक्षक की। नाउ थीमेटिक एप्रिसिएशन परीक्षण यानी टैट, थीमेटिक एप्रिसिएशन परीक्षण मापन करता है किसका? आपने पढ़ा होगा, बुद्धि का, अभिक्षमता का या निष्पत्ति का, व्यक्तित्व का। तो ये व्यक्तित्व का मापन करता है। ठीक है, जो प्रक्षेपण विधियां हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है, उसके एक टाइप है ये थीमेटिक एप्रिसिएशन परीक्षण। तो ये हमारे व्यक्तित्व का मापन करता है। व्यक्तित्व के जो अचेतन मन में संवेग और प्रवृत्तियां चलती रहती हैं, उसको कैसे जाना जाए, उसके लिए प्रक्षेपण विधियों को अपनाया जाता है, जिसमें एक टाइप जो है, एक विधि जो है वो थीमेटिक एप्रिसिएशन परीक्षण का है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, साइमन कमीशन या कोठारी कमीशन? तो कौन सा कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है? साइमन कमीशन। ठीक है, आपने स्वतंत्रता आंदोलन में पढ़ा होगा साइमन गो बैक। तो ये किससे रिलेटेड? जो 1927 में आया था, और ठीक है 28 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुआ था। इसका गठन उस समय हुआ जब भारत में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। ठीक है, राजनीतिक वातावरण हो रहा था, क्रांतिकारी माहौल था, आतंकवादी गतिविधियां हो रहे थे। इन सब के कारण साइमन कमीशन का गठन हुआ था। ठीक है, तो 1927 में हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन और कोठारी कमीशन, ये सारे हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। नवोदय विद्यालय है एक आवासीय विद्यालय, केवल बालिकाओं के लिए विद्यालय, राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय। तो नवोदय विद्यालय राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय है। नई शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा प्रोफेसर यशपाल कमेटी जब 1992 में आया था, प्लान ऑफ एक्शन, तो उसकी सिफारिश पर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसे आवासीय विद्यालय भी कहा जा सकता है, लेकिन ये राज्य सरकार द्वारा संचालित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। जब एक कार्य का निष्पादन दूसरे कार्य के निष्पादन में अवरोध उत्पन्न करता है तो इसको क्या कहा जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण या फिर क्षैतिज स्थानांतरण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, नकारात्मक स्थानांतरण। जब एक कार्य का निष्पादन, ठीक है, जो आपका परफॉर्मेंस है, किसी भी वर्ग का परफॉर्मेंस दूसरे में वर्ग के परफॉर्मेंस पे क्या अवरोध उत्पन्न करे, हर्डल उत्पन्न करे या बैरियर का काम करे, तो वहाँ पर कौन सा स्थानांतरण हो रहा है? वहाँ पर नकारात्मक या नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार का अर्थ है शिक्षा को समाज के अनुसार बनाना
या फिर समाज को शिक्षा के अनुसार परिवर्तित करना, शिक्षा की समस्याओं को हल करने में समाजशास्त्र के ज्ञान का उपयोग करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी, समाजशास्त्र के सिद्धांतों के निर्माण में शिक्षा के ज्ञान का उपयोग। अब बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। समाजशास्त्र के सिद्धांतों के निर्माण में शिक्षा के ज्ञान का उपयोग करना। ठीक है, तो जो भी एजुकेशनल प्रिंसिपल हैं उसको सोशोलॉजी में इंक्लूड करना, दैट इज रिलेटेड विथ शिक्षा का समाजशास्त्र। ठीक है, आई बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राष्ट्रीयता में अंधविश्वास रखने से कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। ए, राष्ट्रीय अखंडता के विकास में, सामुदायिक सामंजस्य के विकास में, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में, या सामाजिक सामंजस्य के विकास में। अगर आप राष्ट्रीयता में मतलब अंधविश्वास रखते हैं, विश्वास नहीं बल्कि अंधविश्वास रखते हैं, तो इससे किस में कठिनाइयाँ होंगी? उससे आपको इसमें दो ऑप्शन सही लग रहा हो, कई ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं, लेकिन एकदम बेस्ट हमें सेलेक्ट करना है तो सामुदायिक सामंजस्य के विकास में, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका राइट ऑप्शन बताया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना भी नहीं हो सकती अगर आप अपने राष्ट्र में अंधविश्वास रखते, राष्ट्रीयता की भावना में अंधविश्वास कि हमारा ये देश सर्वोपरि है, आप ऐसी फीलिंग रखिए, लेकिन आप दूसरों देश की भी वैल्यू को समझिए, वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ हैं या वहाँ की जो मेन अखंडता है, वहाँ की जो भी विशेषताएं हैं उसको भी आप समझने की कोशिश करिए, और किसी भी तरह की जो नकारात्मकता है उससे दूर रखिए अपने आप को, तो वो उससे क्या होगा, सामुदायिक सामंजस्य का विकास होगा। ठीक है, तो अंधविश्वास रखने से क्या होता है, कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है सामुदायिक सामंजस्य के विकास में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यक्तित्व प्रक्षेपी विधि नहीं है? जैसा कि अभी आपको बताया कि अचेतन व्यक्तित्व के अचेतन मन को जानने के लिए प्रक्षेपी विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, हाई स्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली, बालक अंतर्बोध परीक्षण। तो ये इसका जो नहीं पूछा गया है तो हाई स्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली, ये तो प्रश्नावली रिलेटेड है ही नहीं प्रक्षेपी विधियों से, बाकी तीन आपका रिलेटेड है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी से, जो मापन के लिए किया जाता है। सतत एवं द्विभाजी चर, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। सतत एवं द्विभाजी चरों के मध्य सहसंबंध की गणना करते हैं। आप जब सहसंबंध के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें कई टाइप्स के कोरिलेशन आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो जहाँ पर सतत चर और द्विभाजी चरों के मध्य सहसंबंध ज्ञात करना है तो वहाँ पर आप कौन सा सहसंबंध का टाइप यूज़ करेंगे, तो द्विपांक्तिक सहसंबंध गुणांक, जिसको हम लोग बाई सीरियल कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है, बाई सीरियल कोरिलेशन, तब आपको एक चर सतत हो और दूसरा द्विभाजी चर हो तो उसमें आपको ये बाई सीरियल कोरिलेशन यूज़ करना होगा। इसी तरीके से एक चर सतत हो, दूसरा दो कृत्रिम रूप से द्विभाजी चरों के लिए कौन सा यूज़ करते हैं कोरिलेशन का टाइप। ठीक है, दो वास्तविक रूप से द्विभाजित चरों के लिए कौन सा यूज़ करते हैं क्वेश्चन का टाइप। इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 नाउ, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के महान समर्थक हैं गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी जी या विट्ठल भाई पटेल। सो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा गोपाल कृष्ण गोखले इसके बहुत ही महान समर्थक हैं। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 19 मार्च 1910 को केंद्रीय सभा में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के संदर्भ में बिल पेश किया था। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही बड़े महान समर्थक थे अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ रहा है, इसका राइट ऑप्शन आप बताइए। शिक्षा में प्राच्य पाश्चात्य विवाद का प्रारंभ किया। ठीक है, ठीक है, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता एक तरीके से जो पाश्चात्यवाद था और जो हमारा भारतीयता की विशेषता थी उसके बीच विवाद का प्रारंभ किसके जरिए से होता है। आप किसकी शिक्षा व्यवस्था में ऐसा देखते हैं कि केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया गया है। ठीक है, वहाँ भारतीय शिक्षा व्यवस्था की एक तरीके से विशेषताओं को नकारा गया है और जो उसकी बुराई की गई है। तो ऐसा कौन लोग हैं जो करते हैं, इनमें से ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा आप बताइए। लॉर्ड मैकाले, कर्जन, डलहौजी, लॉर्ड रिपन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो मैकाले। आपने मैकाले का विवरण पत्र पढ़ा होगा, 1854 में जो आया था। उन्होंने उसमें कहा कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है वो
रूढ़िवादिता पर आधारित है, ठीक है, काफ़ी कुछ बुराइयां लिखी हैं और अपने अंग्रेज़ी माध्यम को महत्वपूर्ण बताया है, ठीक है, और केवल उच्च वर्गों की शिक्षा पर बल दिया है, जिसको हम लोग फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। तो ये सारी बातें इन्होंने कही थी, जो कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का प्रारंभ यहाँ से हमें देखने को मिलता है। आई बात समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अभिप्रेरणा के प्रत्यय की प्रकृति है मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक, मनोशारीरिक या सामाजिक? अब आप इसका राइट ऑप्शन बताइए। छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, बताइए। मनोशारीरिक, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मनोशारीरिक। ठीक है, क्या होता है, आप जब मोटिवेशन का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो इसमें आपको आवश्यकता, जिसको नीड हम लोग बोलते हैं, अंतर्नोद यानी ड्राइव, ठीक है, प्रोत्साहन, अभिप्रेरक, इन सब शब्दों का प्रयोग होता है। आप देखते होंगे कि जब अभिप्रेरणा का कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तो नीड क्या है, ड्राइव क्या है, प्रोत्साहन क्या है, इन सब का प्रयोग होता है। इन चारों अभिप्रेरणा के संगठक कहा जाता है। ये क्या होते हैं? ये नीड है, आपका ड्राइव है, ये मनोशारीरिक टाइप का होता है। तो ये रिलेट करेगा किससे? मनोशारीरिक से, यानी साइकोफिजियल से। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने में स्थानांतरण से संबंधित है? शील गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत या सामान्यीकरण सिद्धांत? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सामान्यीकरण सिद्धांत। ठीक है, स्थानांतरण क्या होता है? जो आपके सामान्यकृत विचार होते हैं उसको आप दूसरी परिस्थिति में या उसी टाइप की जब परिस्थिति भविष्य में आपको मिलती है तब आप उसका प्रयोग करते हैं, तो सामान्यीकरण सिद्धांत को आप अपनाते हैं। बाकी ये तो हमारे व्यक्तित्व के सिद्धांत से और अलग सिद्धांत से रिलेटेड है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ग्रुप में भी डिस्कस कीजिएगा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट है तो। 21 क्वेश्चन कहता है कि सांस्कृतिक परिवर्तन में सम्मिलित नहीं है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक विलंबन, सामाजिक स्वीकृति, चरणात्मक विलोप। तो सामाजिक आदान प्रदान इसमें रिलेटेड है, सामाजिक स्वीकृति रिलेटेड है, चरणात्मक विलोप भी रिलेटेड है। बल्कि जो आपका सांस्कृतिक विलंबन होता है, जिसको हम लोग कल्चरल लैग कहते हैं, ठीक है, कल्चरल लैग, ये आपका रिलेटेड नहीं है। क्योंकि अगर आपका कल्चरल लैग होता है, सामाजिक विलंबन होता है, तो आपका सांस्कृतिक परिवर्तन हो ही नहीं सकता। तो ये एक बाधा कारक है, ना कि सहायक कारक। ठीक है, तो इसमें रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ रहा है, वह कारक जो किसी गतिविधि को प्रारंभ कर तथा जारी रखता है। ठीक है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो किसी भी वर्क को शुरुआत करता है और उसको अंत तक जारी रखता है? अभिव्यक्ति, अभिक्षमता, मूल प्रवृत्ति या प्रेरणा? अब इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आप अपने सेंस से बताइए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा प्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा क्या होती है? किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। जब आप इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं तो अभिप्रेरणा क्या है? किसी भी कार्य को शुरुआत करने, उसको जारी रखने और उसको नियंत्रित करने की प्रक्रिया होती है। तो ये सेम क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि वो कारक जो किसी गतिविधि को प्रारंभ करता है तथा जारी रखता है। आप इस तरीके से समझिए कि आपको मान लीजिए कोई काम करना है, अगर आप अभिप्रेरित नहीं होंगे, अगर आप मोटिवेट नहीं होंगे तो आप उस कार्य को पूरा नहीं कर सकते। आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा तो आप उस कार्य को छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके अंदर जितना मोटिवेशन रहता है उतना ज़्यादा आप तैयारी करते हैं। जहाँ मोटिवेशन फैक्टर कम होने लगता है वहाँ पर आपकी तैयारी भी धीमी हो जाती है। तो आपको कार्य को जारी रखने के लिए अभिप्रेरणा एक मेन फैक्टर का रोल प्ले करता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चंस का डिस्कशन आज किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर डाउट होता है तो प्लीज़ ग्रुप पर आप डिस्कस भी कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए ज्ञानेश्वरी क्लासेस के साथ। कीप लर्निंग, कीप सेफ। ओके, थैंक यू।